Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In the lesson Indigo, in previous video, we were discussing that the train arrived on 15th April 1917 at midnight at Muzaffarpur railway station. Professor J.B. Kriplani was waiting for Gandhi, but Gandhi decided to stay 2 days in the house of Professor Malkani, a teacher in a government school. Gandhi praised the courage of Professor Malkani and commented that it was an extraordinary thing in those days to harbor a man like me, because in a smaller localities the average Indian were afraid to show sympathy towards the advocates of Home Rule. But Professor Malkani had provided shelter to Gandhi in his home for 2 days in मुजफ्फरपुर. फाइनली गांधी उसके बाद चंपारण में पहुंच जाते हैं. तो एक बार हम लोग देखें कि राजकुमार शुक्ला से गांधी लखनऊ में मिले दिसंबर 1916. वहाँ से चंपारण पहुँचने के क्रम में गांधी जी ने किन किन जगहों की यात्रा की. तो दिसंबर 1916 गांधी जी लखनऊ गए थे टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल कॉन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. यहीं पर मेट राजकुमार शुक्ला. इसके बाद लखनऊ से गांधी जी कानपुर गए. कानपुर के बाद अहमदाबाद. यहीं पर शुक्ला टोल्ड फिक्स ए डेट. अहमदाबाद के बाद गांधी जी कलकत्ता के बाद पटना, जहाँ पर शुक्ला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया था. पटना के बाद मुजफ्फरपुर. 15 अप्रैल 1917 के मिडनाइट में पहुंचते हैं गांधी. यहाँ पर वेट कर रहे थे J.B. कृपलानी, लेकिन गांधी स्टेड 2 days इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी. इसके बाद फाइनली गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं. देखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीना बीत गए महीने, लेकिन शुक्ला गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा. फाइनली शुक्ला गांधी जी को साथ लेकर ही चंपारण पहुंचता है. अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें. द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण. गांधी जी के आगमन की खबर चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर के गांवों तक जंगल में आग के तरह यह न्यूज फैल गई कि कोई एक महात्मा है जो हम लोगों का कल्याण करने के लिए आया है.
Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. जो किसान थे चंपारण के गांवों से गांधी जी के से मिलने के लिए वो आने लगे, कुछ लोग सवारियों में तो कुछ पैदल। तो उस समय सवारी क्या हुआ करती थी, बहुत से बहुत बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, उससे आना शुरू किए। अपने चैंपियन, कौन थे उनके चैंपियन? महात्मा गांधी। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। सबसे पहले गांधी जी मुजफ्फरपुर के वकीलों को बुलाए कि वे उनको केस हिस्ट्री समझाएं। मुजफ्फरपुर के लॉयर उन किसानों के केस को फ्रीक्वेंटली कोर्ट में प्रस्तुत करते थे। गांधी जी खुद एक लॉयर थे, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरा किए थे। वो सबसे पहले उन वकीलों को बुलाकर बोले कि तुम लोग मुझे केस हिस्ट्री समझाओ कि आखिर किस आधार पर अंग्रेज जमींदार इन किसानों का शोषण कर रहे हैं। उन वकीलों ने गांधी जी को पूरा केस हिस्ट्री समझाया और साथ में फी भी बताया कि उन किसानों से वे कितने फी वसूलते हैं। फी की नाम सुनते ही गांधी जी का पारा चढ़ जाता है और जमकर मुजफ्फरपुर के वकीलों को गांधी जी डांट की जन्म घुट्टी पिलाते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर एंड व्हाट डिड ही एडवाइज टू देम? हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। तो गांधी चाइडेड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी मुजफ्फरपुर के वकीलों को उन गरीब किसानों से अधिक पैसे लेने के कारण उन्हें डांटते हैं। क्या बोले? ही सेड, आई हैव come to the conclusion that we should stop going to law court. Taking such cases to the court does little good. गांधी जी कहते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस प्रकार के केस को कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं। देखिए, कभी भी एक तो गरीब किसान इतने दबे कुचले थे कि उनके लिए कानूनी न्यायालय गांधी जी के अनुसार किसी काम के नहीं थे। फेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। गांधी जी कहते हैं कि उनके लिए वास्तविक राहत तो तब होगी जब उन किसानों के मन से अंग्रेजों के भय को मिटा दिया जाए। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन को कि व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर and what did he advise to them? गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों डांटा और उन्हें क्या सलाह दिया? तो गांधी चाइडेड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर फॉर कलेक्टिंग big fee from the poor sharecroppers and
he advised them to stop taking such cases to the law court, because taking such cases to the law court are useless for the poor peasants. According to Gandhi, the real relief for the peasants was to be free from the fear of the British. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। चंपारण की जो अधिकांश कृषि योग्य भूमि थी वो बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई थी, जिसके मालिक अंग्रेज थे और लगान देकर किराएदार उसके इंडियन पीजेंट थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। वहाँ की जो मुख्य व्यापारिक फसल थी वो क्या थी? नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. चंपारण की जो अधिकांश कृषि योग्य भूमि थी उसके मालिक अंग्रेज थे और भारतीय किसान उस पर खेती करते थे। वहाँ की मुख्य व्यापारिक फसल नील थी। अंग्रेज जमींदार उन किसानों को कंपेल्ड मजबूर करते थे, विवश करते थे अपने कुल कृषि योग्य भूमि के 3/20, इसलिए इसका नाम तिनकठिया पड़ा था। 3/20 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 15% हो गया। पूरे कुल कृषि योग्य भूमि के 15% हिस्से पर उनको नील उपजाना पड़ता था और पूरे उस नील की फसल को अंग्रेजों को लगान के रूप में सौंप देना पड़ता था। यह एक लंबे समय से चला आ रहा था। तभी इतिहास ने एक मोड़ लिया और जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब उन अंग्रेज नीलहों को, अंग्रेज जमींदारों को ये पता चल चुकी थी कि जर्मनी ने कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया है। तो जब कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया तो नेचुरल इंडिगो की जो प्राइस थी वो इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हो चुकी थी और जो नील के व्यापार पर अंग्रेजों का मोनोपोली, एकाधिकार था, वो समाप्त हो गया था। अब वो क्या कहने लगे? They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब अंग्रेज जमींदार नील के बदले क्या मांगने लगे? नगद मांगने लगे। वो क्या बोले कि जो 15% पर तुम लोग नील उपजा करके हम लोगों को देते थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमें नील के बदले नगद दो। और जो 3/20 पार्ट पर नील उपजाकर तुम लोग देते थे उससे जितना हम लोगों को बेनिफिट होता था, जो हम लोगों को लॉस हुआ, घाटा, उसका कंपनसेशन, मुआवजा, क्षतिपूर्ति दो। वो किसान कहाँ से दे पाते? फिर भी कुछ जो इमोशनल टाइप के किसान थे उन लोगों को यही लगा कि अंग्रेज हमारी जमीन लेकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी सारी जमीन
तब तक तो नील की खेती करते करते कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड, बंजर भूमि में बदल जाएगी। कि शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम टू द पीजेंट्स। ये जो नील की खेती वाली जो व्यवस्था थी उन किसानों के लिए चीड़ उत्पन्न करने वाली थी, क्योंकि जब किसान अपने आंखों के सामने अपनी धरती, अपनी भूमि को जहां से उन्हें अन्न मिलता था, बंजर भूमि में जब बदलते हुए देखते थे तो उन किसानों की रूह कांप जाती थी। इसलिए बहुत सारे किसानों ने स्वेच्छा से इस पर साइन कर दिया। एंड मेनी साइंड विलिंगली दोज हु रेजिस्टेड। कुछ किसानों ने विरोध किया कि हम लोग नगद कहाँ से देंगे, इंगेज्ड लॉयर, क्योंकि एग्रीमेंट क्या था, नील देने का। इसलिए वे लोग न्यायालय की शरण में चले गए, वकील नियुक्त कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग। देखिए यहां पर लुईस फिशर ने डायरेक्ट हिंदी वर्ड ठग ही लिख दिया, फ्रॉड या चीटर नहीं। तो ठग केवल ठगते नहीं, वो लठैत भी होते थे। वो साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाकर उन लोगों से जबरदस्ती साइन करवाने लगे। मीनवाइल, इसी बीच, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। इसी बीच उन गरीब किसानों को भी ये न्यूज मिल चुकी थी कि जर्मनी ने, उन किसानों को लगने लगा कि आखिर ये अंग्रेज जो नील के लिए अपनी जान छिड़कते रहते थे, आखिर अचानक नील से उनका मोह भंग क्यों हो गया। तो उस जमाने में इतना मल्टीमीडिया तो था नहीं कि न्यूज वायरल होते थे। तो धीरे धीरे यह न्यूज उन किसानों को भी मिल गई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया है। तो उन किसानों में से जिसने पैसे दिए भी थे, वो भी कहने लगे कि अब मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए, हम लोग अब नील ही देंगे, नगद नहीं देंगे। तो एक तरफ से किसानों का जो असंतोष था, डिससेटिस्फैक्शन का लेवल एट द ऑप्टिमम पर था, और दूसरी ओर उन अंग्रेज जमींदारों का जो एक्सप्लॉइटेशन था, शोषण, दमन चक्र, वो भी एट द ऑप्टिमम पर पहुंच चुका था। वही वह समय था, उसी ट्रांजैक्शनल पीरियड में एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड चंपारण। उसी समय गांधी जी चंपारण के उस पवित्र भूमि पर अपना कदम रखते हैं। तो यहां पर अब देखिए जो क्वेश्चन हुआ कि व्हाट डिड द पीजेंट पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, व्हाट डिड द peasants pay to the British landlords as rent। किसान अंग्रेजों को लगान के रूप में क्या देते थे। What did the landlords want instead and why। तीसरा पार्ट, what would be the impact of synthetic indigo on the prices of नेचुरल इंडिगो। इस क्वेश्चन को देखिए,
तो पहला पार्ट है कि व्हाट डिड द पीजेंट्स पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। किसान अंग्रेजों को लगान के रूप में क्या देते थे। तो अगर 1 मार्क्स में हो तो इंडिगो नील देते थे। अब कितना नील देना होता था, तो द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 or 15% of their holdings, and they had to surrender the entire indigo harvest as rent। अंग्रेज जमींदार उन किसानों को मजबूर करते थे, विवश करते थे, कुल कृषि योग्य भूमि के 3/20 या 15% हिस्से पर उनको नील उपजाना पड़ता था, और उस नील के पूरे फसल को अंग्रेजों को लगान के रूप में सौंप देना पड़ता था। अब नील के बदले अंग्रेज क्या चाहते थे और क्यों। तो नाउ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी इंस्टीड ऑफ इंडिगो। अब अंग्रेज क्या चाहने लगे, नील के बदले नगद। क्यों? बिकॉज जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि जर्मनी ने कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया था। What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? सिंथेटिक इंडिगो के आविष्कार होने से नेचुरल इंडिगो के प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो हैड फॉलन इन द इंटरनेशनल मार्केट। He began by trying to get the facts। गांधी जी तथ्यों का संकलन शुरू किए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। गांधी जी सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो अंग्रेज जमींदारों का संघ था, उसके सेक्रेटरी सचिव से मिले और सूचना मांगे कि आखिर किस नियम के आधार पर इन किसानों से जबरदस्ती पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए उस सेक्रेटरी ने कैसा बेशर्म जैसा गांधी जी को जवाब दिया। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। क्या बोला वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने गांधी जी से कि हम लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देते। अब यहाँ देखिए कि वो 7 समंदर पार से इंग्लैंड से आया था और इंडिया में आकर के इनसाइडर था, और गांधी जी भारतीय होकर के बिहार अगर गए गुजरात से तो आउटसाइडर हो गए थे। गांधी जी भी टका सा जवाब दिए। गांधी एंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी जवाब दिए कि मैं भारतीय, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी जी को तिरहुत प्रमंडल, चंपारण जिला उस समय तिरहुत प्रमंडल में आता था, तो तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी। और उस कमिश्नर ने गांधी जी को धमकाना शुरू किया और क्या सलाह दिया, एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। कमिश्नर ने गांधी जी को धमकाया, साथ में उन्हें सलाह दिया कि जितना भी जल्दी हो सके आप तिरहुत प्रमंडल छोड़कर चले जाएं। गांधी जी कमिश्नर के इस आदेश को, सलाह को मानने से
साफ तौर पर इनकार कर दिए। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी ने तिरहुत प्रमंडल छोड़ने से साफ तौर से इनकार कर दिया। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी वहां से मोतिहारी चले गए, जो चंपारण की हेडक्वार्टर थी। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पेनिड हिम। बहुत सारे वकील गांधी जी के साथ हो लिए। एट द रेलवे स्टेशन ए भास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का जमकर स्वागत किया। अब देखिए, अंग्रेजों के कलेजे पर सांप लौटने लगा कि जिस व्यक्ति को हम लोग गेट आउट का रास्ता दिखा रहे हैं और उसकी हर जगह जय जयकार हो रही है। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation. गांधी जी मोतिहारी में एक कमरे को अपना हेडक्वार्टर बनाकर और वहीं से जांच शुरू कर दिए। तभी गांधी जी को एक रिपोर्ट आई। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन ए नियर बाय विलेज। गांधी जी को एक रिपोर्ट आई कि एक बगल के गांव में माल ट्रीटेड मतलब दुर्व्यवहार, एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मतलब अंग्रेज के लठैतों ने उस किसान के साथ मारपीट की थी, दुर्व्यवहार किया था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी निर्णय लेते हैं कि वो फिजिकली वहां जाकर के देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगले दिन गांधी जी हाथी के पीठ पर सवार हो गए और वो जाने का निर्णय लिए कि जाकर के वो फिजिकली जो है उस किसान के प्रॉब्लम को देखेंगे। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. गांधी जी हाथी के पीठ पर सवार हुए, वो कुछ ही दूर तो गए थे, तभी ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के एक मैसेंजर ने अपने गाड़ी से गांधी जी को ओवरटेक करके और हाथी के पीठ से उतरने के लिए विवश कर दिया। गांधी जी बेचारे अहिंसा के पुजारी उतर जाते हैं। अगर वही कोई गरम दल के नेता होते, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, तो वहीं फैटाफैटी की नौबत आ जाती। लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी, वो नीचे उतर जाते हैं। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. गांधी जी को एसपी के पास ले भी नहीं गया उस मैसेंजर ने। जिस कमरे में गांधी जी ठहरे हुए थे वहीं उनको उतारा और एसपी का एक लिखित सूचना दिया, नोटिस, कि ज्यों ही आपको ये नोटिस मिले आपको तत्काल चंपारण छोड़कर चले जाना है। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी नोटिस लिए, पढ़े और नोटिस के पीछे लिख दिए कि मैं इस आदेश का उल्लंघन करूंगा। आई विल डिसओबे द ऑर्डर। अब एसपी के लिखित आदेश का उल्लंघन और उधर कमिश्नर के मौखिक आदेश का उल्लंघन गांधी जी ऑलरेडी कर चुके थे। तो कमिश्नर और एसपी के आदेश का उल्लंघन मतलब सीधा सा अर्थ था कानून तोड़ना, और कानून तोड़ने का एक ही सजा था, जेल जाना। इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप,
Gandhi received a summons to appear in the court next day. परिणाम स्वरूप, in consequence means as a result, परिणाम स्वरूप गांधी जी को कोर्ट से सम्मन, ये न्यायपालिका का शब्द है, जब कोर्ट आदेश देकर किसी को बुलाती है, कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहती है, उसको सम्मन जारी करना। तो कोर्ट से सम्मन जारी हुआ, गांधी जी को आदेश दिया गया न्यायपालिका के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि वे कोर्ट में हाजिर हो। मतलब केस फ्रेम हो गया, स्टार्ट। गांधी जी गए थे किसानों की मदद के लिए, लेकिन स्वयं जो है वहां पर वो फंस जाते हैं। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। गांधी जी पूरे रात जागे क्यों रहे? इस डर से कि कल उनको जेल होगी। दैट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल फॉर गांधीज लाइफ। जेल जाना गांधी जी के लिए कोई नई बात और आश्चर्य की बात नहीं थी, वो तो उनके जीवन का एक तरह से पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। पूरी रात गांधी जी जागे क्यों रहे? सबसे पहले वो टेलीग्राफ किए। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। ओ राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किए कि वे अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ पटना से मोतिहारी पहुँचें। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और गांधी जी अपने आश्रम सेवाग्राम में दिशा निर्देश भेजे कि अगर कल गिरफ्तार हो जाते हैं हम, तो तुम लोग आश्रम के काम को कैसे चलाओगे। एंड ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और पूरी रिपोर्ट को भारत के वायसराय, जो उस समय भारत का सर्वे सर्वा होता था, वो वायसराय कहलाता था, और जो स्टेट का हेड होता था उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति भारत का सर्वेसर्वा होता है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखें कार्य रूप में तो प्रधानमंत्री, उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल। लेकिन उस जमाने में ये अलग अलग पद नहीं होते थे। जो पूरे भारत का सर्वेसर्वा होता था वो वायसराय कहलाता था, और जो स्टेट का हेड होता था उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको लोग बोलचाल की भाषा में लाट साहब कहते थे। आज भी आप लोग बुजुर्गों के मुंह से शब्द सुने होंगे कि ऐसा बात करते हो मानो कि लाट साहब है कोई। तो लाट साहब जो स्टेट का हेड होता था। तो भारत के वायसराय के पास गांधी जी पूरे रिपोर्ट को कि आपके शासनकाल में किस तरह से किसानों पर अन्याय जुल्म हो रहे हैं, आम नागरिक का पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ये पूरा रिपोर्ट लिखकर भेज दिए। अब सुबह होना था कि किस तरह से हम लोग देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन, और पूरा मोतिहारी शहर किसानों से काला पड़ जाता है। और अगर उस दिन गांधी जी चाहते तो पूरे मोतिहारी को अंग्रेजों से मुक्त करवा देते, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।